नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। हमारे साथ पटना के मशहूर वकील जो है शिवनंदन भारती जी हैं, जो शुरू से छोटू और आरती के मैटर में संलग्न रहे हैं और न्याय की बातें हमेशा करते रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पटना में जितने भी न्याय को लेकर बात होती है वो बात इनसे ही होकर गुजरती है, क्योंकि ये बेबाकी तरीके से जो है वकालत करते हैं और लोगों को न्याय दिलाते हैं। तो आज हम न्याय की ही बातें करेंगे कि छोटू आरती के संबंध में आखिर कातिल कौन है, जो कातिल है वो कौन अभी तक जो है कंफर्म नहीं हो पा रहा है, और जिन्होंने हत्या नहीं किया था क्या वो बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। और ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं कि आरती के ऊपर सीबीआई जांच होनी चाहिए, आरती और उसके ससुर जो है उनके ऊपर नार्को टेस्ट होना चाहिए। क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मतलब कि हम आज आप लोगों को जितना ही 6 महीने में हुआ है उसका निचोड़ बताने वाला है, जिसको सुनकर आप दंग हो जाइएगा और आपकी आंखें खुली रह जाएगी। क्योंकि हमारे साथ सर है जो वकील है, और वकील हमेशा जो बोलता है वो ताल ठोक के बोलता है, जिसे जज भी मानते हैं और उसके बाद वो न्याय सुनाते हैं। तो आप लोग बने रहिए। सर, सबसे पहले तो इंडियन टाइम्स न्यूज पर आज आपका पहली बार मैं स्वागत करना चाहूँगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी, जैसा कि ये मैटर देखा जा रहा है, अभी तो पूरा का पूरा टीआरपी का अड्डा बना हुआ है। हम उस पर ना बात करके न्याय पे बात करेंगे। ये न्याय जो है किनको मिलेगी, किनको नहीं मिलेगा। देखिए, अन्याय किसके साथ हुआ है जी, लोग पहले सब्जेक्ट मैटर को ही नहीं समझे थे। इसमें अन्याय जिसके साथ हुई है उसको न्याय मिलना चाहिए। तो मैं दो पक्ष है इसमें। एक पक्ष है इसमें कि आरती के माता पिता और परिवार, जिसके साथ मैं मानता हूं कि अन्याय हुआ है, और एक पक्ष है छोटू के माता पिता जिन्होंने अपने जवान संतान को खोया है। जी जी जी। तो दो पक्ष। अब इसमें देखिए कि दोनों में न्याय किसको जरूरत है और कितना अन्याय किसके साथ ज़्यादा हुआ। आरती के माता पिता ने एक पुत्री को जन्म दिया, उसको पढ़ाया लिखाया और नौकरी तक लगवाया और इतनी आज़ादी दी। जी 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 जी। और उस पुत्री ने ही अपने घर में अपने प्रेमी को रात में 2 बजे बुलाते हैं, आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी जाती है, और उसके बाद जो है सो जब उसका विरोध होता है तो उस प्रतिशोध में जो है सो अपने आप को बचाने के लिए अपने माँ बाप भाई परिवार को बलि का बकरा बनाते हुए वहाँ से बड़े ही इत्मीनानी से और बहुत ही सातिराना तरीके से शिफ्ट कर जाती है छोटू के घर में। और छोटू के घर में भी छोटू का पहले प्रेम का इस्तेमाल करते हुए और शादी अटक जाती है मोनू तक, और मोनू के बाद की कहानी कहाँ तक जाएगी मालूम नहीं। तो अन्याय किसके साथ हुआ? अन्याय मैं उस माँ की कोख, जिसकी कोख उजरी है, उस माँ के लिए हमारी गहरी संवेदना है, यानी कि छोटू की माता, जो अभी तक भी अभी मेरे दृष्टिकोण से, हालांकि हकीकत क्या है मालूम नहीं, मेरे दृष्टिकोण से वो शोकाकुल रहती हैं, बहुत ये रहती है, तो उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है। परंतु दूसरी तरफ जब मैं देखता हूँ तो आप जरा कल्पना कीजिए कि आरती की दादी जो उम्र के इस दहलीज पर, जिसके आँख में आंसू थमने का नाम नहीं लेता, हमेशा रोती है, और पता नहीं उनके जीवन में क्या लिखा था कि जीवन के इस दौर अंतिम क्षणों में वो ना जाने कितने रात वो भूखे सोई है। क्योंकि उस दौर का कीजिए जब चारों तरफ पुलिस हो, समाज में हो, कातिल उसको जस्ट लाइक लग रहा था कि आतंकवादी जैसा व्यवहार उसके साथ किया जा रहा था, और कोई उसके घर पर नहीं जा रहा था। वो इंसान तो इंसान, उनके यहाँ जानवर तक भूखा रहा था कई दिनों तक। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? इसके लिए जिम्मेदारी की बात कही जाएगी तो इसके लिए एकमात्र जिम्मेदार थी, और वो थी आरती। चलिए हम फिर आरती से शुरू करेंगे। सर, आरती जिम्मेदार थी। एक चीज बताइए, हर कोई माता पिता अपने बच्चों को पालता है, पूछता है। सबसे पहले तो माँ 9 महीने तक कोख में रखकर उसको पालती है, अपना खून देती है, अपना पूरा जो भोजन होता है वो देती है, और वहीं बेटी बड़ी होती है। चलिए, लड़का अगर कोई गलत करता है तो समाज में और उसके माता पिता के ऊपर उतना लांछन नहीं लगता, जैसे कि समाज कह रहा है। ये समाज जो है ही नहीं, समाज जो है ही नहीं, वो कहता है। अगर लड़की जो है उसको पालता है, पोसता है, और माता पिता क्या सपना रखता है सर, लड़की से क्या उम्मीदें रखता है कि हमारी बेटी बड़ी होगी, उसका जो है कन्यादान करेंगे और बैंड बजे के साथ खुशी खुशी जो है वो अपने ससुराल जाएगी। क्या माता पिता का इतना भी हक नहीं है सर? यही बात तो मैं शुरू से कहा, और मेरा ही तो विचारधारा था कि हमारा माँ बाप और समाज का जो एक परंपरा है उसके पक्ष में मैंने बात की थी। तो सर कहाँ आरती ने कहाँ रहने दिया सर वो मान सम्मान? इसीलिए तो आज उसी लिए तो आरती जो
जब पत्रकार बंधु जब उनसे सही और तीखे प्रश्न पूछते हैं तो मार खा कर आते हैं। एक महिला के साथ भी अभद्रता हुआ, वो केस भी की। तो ऐसे परिस्थिति में तो आप देख ही रहे हैं कि इन लोगों का हौसला कितना बुलंद है, क्योंकि बुरे लोगों को आज के डेट में किसी का न डर है, न किसी की लज्जा है, और ना ही कोई उसको डांटने वाला है। तो मनोबल तो बढ़ेगा। इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं समाज होते जा रहा है। समाज में पहले हर चीज़ के लिए पुलिस नहीं आती थी, साफ़ सफाई के लिए भी नगर कर्मी नहीं आते थे। गांव के दरवाजे को महिलाएं या पुरुष अपने से साफ करते थे, और सामाजिक स्तर पर ही यदि कोई छोटा मोटा अपराध होता था तो गांव में सुलझा लिया जाता था। समाज की ज़रूरत थी। आज के डेट में ना उसे समाज की ज़रूरत है, ना उसे धर्म की ज़रूरत है, ना ही जाति की ज़रूरत है। वो सर्वशक्तिमान अपने आप को जब समझे तो या तो बहुत बड़ा मूर्ख है, या वो जो है सो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता हो। तो ऐसे परिस्थिति में जो आप कह रहे हैं, तो उसको किसी भी चीज़ का डर भय ये नहीं है। और उसका परिवार, खास करके छोटू के जो माता पिता हैं, जी जी, वो लोग एक चीज़ समझने में भूल कर रहे हैं कि जो अपनी सगे माँ बाप भाई बहन परिवार का नहीं हुआ, वो आपका कैसे हो सकता है। और यदि इस गलतफहमी में तो आप रहिए, बहुत जल्दी आपका भी नज़र पर से पर्दा हटेगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। एक चीज़ बताइए सर, तो आपने तो ये आंसर दे दिया, क्या छोटू और आरती का प्रेम था, जिस प्रेम को मीडिया और पूरे बिहार, यूपी बिहार, पूरे भारत के लोगों ने पवित्र रिश्ता बना दिया था कि छोटू और आरती का प्रेम पवित्र है, और आरती जो है प्रेम की मतलब क्या मलाइका हो गई है, सो कॉल्ड अब बनती जा रही है सर। तो क्या वो प्रेम था, या अभी के सिचुएशन 2022 जो मॉडर्न युग है और जो पश्चिमी सभ्यता आ रही है, उसके हिसाब से क्या लग रहा है सर? देखिए, सभ्यता, आप एक चीज़ बताइए, आप इस चीज़ को मानिए कि इधर जब आप देखेंगे तो सभ्यता में आपको सब कुछ लेना चाहिए। यदि बहुत सारी लड़कियां, खास करके ग्रामीण का, हर चीज़ का ज्योग्राफिकल बनावट के आधार से उसके वस्त्र का भी चयन होता है। आप जम्मू कश्मीर में चले जाएंगे तो वहाँ पर लॉन्ग कोट इसलिए पहनते कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। इधर उस तरह की बात ये नहीं होती है। रेगिस्तान में जब अरब से जो मुस्लिम भाई हमारे आए हैं, तो उनका जो लिबास आप देखते होंगे कि लुंगी पहनते हैं या पैजामा भी जब पहनते हैं वो, तो उनका घुटना दिखता है। वो इसलिए कि बालू में उनका पाँव धंसेगा। तो उनकी बनावट और वस्त्र का भी निर्धारण उसी तरीके से होता है। तो आप उसके ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से ही हर चीज़ का ये होता है। तो जब आप उसके वहाँ का केवल चीज़ की नकल करके ले आते हैं तो उसकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग नहीं लाते। तो भाई, जब मॉडर्निटी की बात आपने कहा तो मॉडर्न आप हर दृष्टिकोण से हुई है। छोटू आरती का क्या प्यार था ये कि 6 महीने से पहले ही जो है वो प्यार चेंज हो गया? कैसा प्यार था सर? इस प्यार को हम क्या नाम दें? देखिए, नामांकन देने की ज़रूरत भी नहीं है, ये व्यक्तिगत चीज़ है। और प्यार की जो परिभाषा है, उस परिभाषा के प्यार में त्याग होता है। पहले का जब दौर था तो आप देखते होंगे कि देखिए, इसमें आरती और छोटू का भी मैं गलती नहीं दे रहा हूँ। आज के समाज जो डेवलप कर रहे हैं, उसके चारों तरफ इर्द गिर्द में क्या माहौल बनाया जा रहा है, उसी से मानसिक विकास होता है। तो जब हम लोगों का दौर था, हम लोग जब छोटे थे, तो उस टाइम में सुबह सुबह मुझे याद है कि जब सुबह होता था तो मंदिर से आवाज़ आती थी लाउड स्पीकर में, या तो हनुमान चालीसा से नींद खुलती थी, या कभी राम बन के कभी श्याम बन के। और जब फिल्मी दुनिया में जब जाते थे तो गाना होता था, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, बेवफा ही सही बरस दिलवा है मेरी। आज के डेट में जब सुबह उठते तो गाना क्या बजता है कि ऐ सनम भूला न जइहा ससुराल में हमके जाके। तो ऐ सनम वहाँ तक तुमको पीछा करेगा, भूला ना मत, याद कर लू तू जब कुंवार रह लू, विवाह से पहले हमार रह लू। तो ये इस माहौल को देखिए, उसको गंभीरता से समझिए। मैं ये बहुत ही हल्की फल्की बातें नहीं कर रहा हूँ सर, थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा था। नहीं, समाज का जो डेवलपमेंट हो रहा है उस परिवेश में हो रहा है। तो वो जो उसका सोच है ना, इस सोच से बच्चे का डेवलप, इसीलिए प्यार मोहब्बत अब कोई चीज़ रह गई। भावनात्मक लगाव किसी को किसी से है ही नहीं। आरती छोटू का क्या लगाव? वही भावनात्मक लगाव नहीं था, ये केवल शारीरिक लगाव था। और फिजिकल नीड के लिए जब होता है तो व्यक्ति नहीं मायने रखता है। हमने जमीनी स्तर पे पता लगाया था। आप एक निष्कर्ष पर पहुंचे अधूरे पर। तो जब भावनात्मक लगाव होगा तो आप उम्र भर उसकी इंतजार करेंगे। जरूर। और जब शारीरिक लगाव होगा तो बॉडी खत्म, फिर दूसरे बॉडी की तलाश। और इसीलिए ये आपको लगा कि ये तू नहीं तो यही सही, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले पर काम होता है कि चलो आरती नहीं, वो छोटू नहीं तो छोटू का भाई है ना, चलो इसी से शादी कर लें। कल को यदि वो उसके साथ कुछ हो जाए तो उसके पिताजी है ना, चलो यही सही, फिर दादाजी है ना, यही सही। तो जब आपका लगाव जब होगा व्यक्तिगत भावनात्मक,
तो आप रुकेंगे, उसके लिए बरसे इंतजार करेंगे, बरसों इंतजार करेंगे। और जिस प्रकार से सीता माता ने राम के लिए जो है लगभग 10 तो वर्ष, और जब 10 साल से भावनात्मक ज्यादा लगाव आपका नहीं रहेगा तो फिर तो भाई जैसे चले वैसे चल रहा है। तो यही सब चीज़ है, इसीलिए मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें भावनात्मक कोई लगाव था। यदि भावनात्मक लगाव होता, केवल उसके नाम का इस्तेमाल किया गया, छोटू के नाम का। मतलब कहीं ना कहीं छोटू का जब हत्या हो गया था तो आरती ने सोचा होगा कि चलिए छोटू तो मर गया, मुझे बचना है, कई लोग मुझे ना मार दे, इसीलिए वो आरती के घर पे आके रह गई थी। आरती के घर पर देखिए, ये तो छोटू के घर पे आके आरती रह गई थी। तो ये सब चीज़ में कहने की क्या बात है, इसमें तो सारी जनता समझ रही है, पब्लिक इतनी बेवकूफ़ थोड़े है, हर चीज़ समझ रही है। बाकी ये तब खबर अब कैसे बंद हो उस पर लोगों का सबका है कि कब तक ये खबर चलता रहे, लेकिन बाकी चीज़ आप लोग जान लीजिए। आरती ने सर आरती का मान लीजिए छोटू का हत्या हुआ, क्या हुआ वो तो कोर्ट समझेगी, जानेगी, लेकिन जिन लोगों ने हत्या नहीं किया, एक उसका छोटा सा भाई है, क्या आपको लगता है कि छोटे से भाई ने हत्या किया होगा? अगर नहीं किया है तो फिर आखिर उसको जेल में क्यों रखा गया? उसको तो बाहर निकलना चाहिए। देखिए ये सब चीज़ जल्दबाजी में, अरे जब कभी भी केस किसी व्यक्ति पर होगा तो जेल चले गए, तो जिस प्रोसेस से केस होता है, पुलिस आती है, अरेस्ट होता है, फिर जेल जाते हैं लोग, तो छूटने का भी वही प्रोसेस है कि अब उल्टा चलता है कि पहले आप कोर्ट में जाइए, बेल के लिए आवेदन कीजिए, आपकी सुनवाई होगी, वहाँ सबूत देखा जाएगा, उनको लगेगा कि निर्दोष है, वहाँ से आदेश आता है, आदेश आने के बाद रिलीज ऑर्डर बनेगा, रिलीज ऑर्डर बनने के बाद जेल में जेलर साहब, सुप्रिटेंडेंट साहब होते उनको छोड़ता है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में जेसीबी मशीन ले और तोड़ के निकाल के उसको निकाल दो। तो जिस लंबी प्रक्रिया होके वो गए हैं, उसी लंबी प्रक्रिया होके वो निकलेंगे भी, तो उस प्रोसेस में टाइम लगता है, नंबर 1। नंबर 2 की मर्डर केस में इंचार्ज बना है, उसकी बेटी ही उसके खिलाफ गवाही अपने भाई के खिलाफ गवाह दी। तो जज साहब को इस मीडिया का एक एक खबर बैठ के थोड़े देखते कि आरती के घर पर क्या हो रहा है, उनका तो एक अपना ओपिनियन है, वो अपना सबूत देखते हैं, जो सबूत आया उसके आधार पर, घटना ना वो देखे हैं ना वकील साहब देखते हैं। हम लोग तो सबूत जो आया उसके खिलाफ, यदि पोस्टमार्टम में आ गया कि करंट लगा के मरा है, तब हम लोग बताएंगे कि करंट कैसे लगा, किस परिस्थिति में लगा, आत्महत्या है कि मारा गया, हत्या है या देखिए दोनों चीज़ में आप समझिए, या वो अपने से भी छू के तो बहुत सारी बातें, तो वो सब हम जज साहब को जब लाएंगे सबूत, तो उस आधार पर इतना चीज़ जानिए कि निर्दोष लोग इसमें फंस गए हैं, और निर्दोष लोग को फंसा कर आरती अपने आप को शादी करके अपने आप को स्थापित कर रही है। तो अब इसमें क्या कहा, अभी आप शादी पे आ गए हैं, आप आरती और छोटू, आरती और मोनू को शुभकामना देना चाहेंगे कि नहीं शादी को लेकर? देखिए बहुत अच्छी बात, हमारा कोई आरती से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, और ना ही मोनू से। मैंने पहले भी कहा, और ये सही बात मैं बता रहा हूँ कि आरती और मोनू या उनके परिवार में, देखिए ये एक घटना, मैं अपने जब व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखता हूँ, ये मामला जो है सो एक छोटे से नादानी की वजह से इतनी चीज़ें हो गई। उन लोगों को का बचपना कहिए, इनोसेंसी कहिए कि रात में 2 बजे में बुला लिया, पकड़ने के बाद स्थिति अनकंट्रोल होती चली गई, और होते होते इस कदर हो जाएगा, इस बात का ना तो छोटू को कोई आभास था, न ही आरती को इस बारे में कोई आभास नहीं था, और ये हादसा होता गया। अब उसी डैमेज को कंट्रोल करने में, हड़बड़ाहट में जो है सो ये अकबकाहट में जिस चीज़ को वो स्वीकार भी किया है, ये जो फैलता चला जा रहा है, और इस बात को वो स्वीकार भी की है कि हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, मैंने क्या करूँ नहीं करूँ, और नर्वसनेस के वजह से उस सभी निर्दोष लोगों को मुकदमा में नाम दे दी। अब वहाँ पर भी शादी भी वो नर्वसनेस में की है, और नर्वसनेस में किस बेस पे सर, हमको थोड़ा सा बताइए ना। नर्वस किस रीति रिवाज नहीं कर पाते, रीति रिवाज देखिए, जब मरता क्या न करता, जब आदमी का वजूद रहेगा तब धर्म और तब जाति की बात करेगा। वो देख रही कि हमारे पीछे कुछ नहीं है, तो अब क्या किया जाए, तो वो सोच ही नहीं पा रही है, और अब फिर से अपने बचाव में काम कर रही है वो। हाँ, फोकस उसको अपना बचाव है, अपना कोई डायरेक्शन नहीं है। जब दिशा विहीन हो जाता है तो आदमी किधर चले उसका कोई तय ही नहीं कर पाती है, तो दिशा विहीन काम हो रहा है, कभी वो कह दिया तो उसकी बात, कभी ये कह दिया, वो लोग टोटली कंफ्यूज्ड है, कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई बहुत क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है कि बहुत इन लोगों को हैंडल करने का अनुभव हो। तो ये इनोसेंट लोग हैं, ये हादसा सडन हो गया सारा चीज़, तो उसी चीज़ को डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए वो शादी यदि की है और हो गई है, तो हमारा व्यक्तिगत कोई दुश्मनी थोड़े है, तो हम उनको शुभकामना देते हैं, और ये भी कहते हैं कि आदमी को कभी भी गलती का एहसास हो जाए तो सब कहता है कि पाप कटता है कि नहीं, तो गंगा जल में नहा लेने से पाप नहीं धुलता है, याद रखिए। आपके मन में यदि शुद्धिकरण हो जाए तो पाप का बोझ कम होता है। तो उनको यदि पश्चाताप का भाव यदि लग रहा है कि उसने गलती की है, जो आया भी है, और उसने अपने गलती की वजह से निर्दोष लोगों को जेल में फंसाया है, तो उनको कुछ नहीं, बिना किसी के केयर किए हुए उनको जो है सो आराम से आप ही लोगों के माध्यम से एक खबर करें
कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हाँ मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं अपने निर्दोष माता पिता को बचाना चाहती हूँ। एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करके सबके बारे में बोल दे कि हाँ ये लोग निर्दोष हैं, हमको इनवाइट करें, हम 164 का बयान जो आया है उसके खंडन में एफिडेविट करेंगे, इनके माता पिता और भाई सब निकल जाएंगे, आरती को दुआ देंगे, इनकी जीवन बहुत शुभकामना के साथ अच्छे से गुजरेगी और बिना सब किसी के डर में वो नहीं करे। एक बार झूठ बोली है वो, दोबारा वो झूठ बोल कर क्यों ये करना चाह रही, तो उनको बेबाकी से सारे चीज़ों को अपने स्तर से ये करना चाहिए, तो तभी इनका जो है सो सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। घबरा क्या एकदम आपको लगता है कि वो ऐसा करेगी? क्योंकि अब तो उसकी शादी मोनू से हो चुकी है और वो अब उस घर की पतो बन चुकी है। तो किसी घर की बेटी भी तो है वो। हाँ, लेकिन वो तो भूल चुकी है ना कि हम फलना के घर के बेटी है क्या नहीं है। अब भूल अगर उतना सर उसको पता रहता तो वो इतना बवाल क्यों आरती को कुछ चीज़ में अब वो धीरे धीरे मेरा विश्वास कर रहा है कि बहुत जल्दी वो ये इस तरह का काम करेगी जो मैंने आपको कहा है। वो आज न कल उसको अपने गलती का एहसास होगा और जब अपने गलती का एहसास होगा तो वो जो है सो देखिएगा घर की ओर लौटेगी और वो सभी निर्दोष लोगों को बचाएगी। जब वो सर घर की ओर लौटेगी तो क्या आपको लगता है कि उमेश यादव जो उसको जाने देंगे? क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन छुपा हुआ है जो आरती और छोटू के प्रेम प्रसंग से पहले से चला। सुनिए, अब जब आपने कहा तो एक बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, आप चीज़ों को समझिए। आरती को लग रहा है कि मैं उमेश यादव का इस्तेमाल कर रही हूँ इसके परिवार का, और उमेश यादव को लग रहा है कि मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, और दोनों एक दूसरे के इस्तेमाल में दोनों वहाँ पर गैमलर टाइप के बने हुए हैं। उससे फिर इसीलिए विश्वसनीयता का संबंध नहीं हो रहा है। अब इसी पर एक उदाहरण समझिए, अब वो कहेंगे तो लंबी बातें हो जाएंगी। जी। लेकिन आप इतना समझिए कि दोनों एक भ्रम में है। एक इसको इस उदाहरण से समझिए कि एक आदमी दिल्ली गया तो उसको बोला कि गांव का बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, जी। तो उसको लगा कि हमको कोई ठग ही नहीं सकता। जैसे ही रेलवे स्टेशन पे उतरता है तो वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग को देखता है। तब तक एक और बगल वाले चौकीदार आते, बोलते तुमने कितनी मंजिल तक देखा है, क्योंकि यहाँ नियम है जितनी मंजिल को तुमने देखा है उतना पैसा तुमको देना पड़ेगा। तो 20 मंजिल तक देखा था, बोला हम 4 मंजिल तक देखे हैं, तो बोला 400 रुपया लाओ। और वही आदमी आके बाहर में बोलता है कि दिल्ली में कितना बेवकूफ़ लोग हैं कि हम तो यहाँ भी ठग लिए, हम तो देखे थे 20 मंजिल लेकिन 4 मंजिल का पैसा दिए। तो वो आदमी ये सोचता रहा कि हमने गार्ड को ठगा, और गार्ड इसमें रहा कि हमने इसको ठगा, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को ठगा था। तो भाई यहाँ भी वही चीज सिस्टम है। उसको लग रहा है आरती ससुर को ठग रही है और उसको लग रहा है कि हम इसको ठग रहे हैं, लेकिन हाँ लेकिन ठगा रहा है दोनों आपस में ठगा रहा है, और अंत में जो है दोनों ठग का भंडाफोड़ होगा, वो देखिएगा। इसीलिए आप उस सब चीज पर मत जाइए और पोल मत खोलवाइए। बताइए, ये मतलब दोनों में आपसी में जो है एक दूसरे में च्युइंगम खींचे जा रहे हैं दोनों। मैंने आपको उदाहरण दिया, बाकी चीज आप लोग अपनी राय दीजिए कि आपको क्या लग रहा है। जी। हाँ। अभी एक चीज और लास्ट सवाल करना चाहूँगा। हिंदू रीति रिवाज का सर शादी होता है तो अगर किसी भी परिवार में मृत्यु या कुछ घटना हो जाती है तो कम से कम 1 साल के बाद बैंड बाजा बजता है या कोई मतलब कि धार्मिक अनुष्ठान होता है। लेकिन ऐसी क्या जरूरी आन पड़ी थी कि 6 महीना भी नहीं हुआ, वो चिता का आग भी नहीं बुझा और आरती ने जो है दूसरी शादी रचा ली और बोलती है कि समाज के लोगों के दबाव में मैंने शादी किया है। समाज था या कुछ और इसके पीछे रीजन था? देखिए, 2 बातें हैं। वो लड़की के बारे में इस प्रश्न का आंसर मैंने इससे पहले ही दे दिया कि वो परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि वो तय नहीं कर पा रही कि मैं क्या करूं। कभी कभी राम भी लोग बोलता है तो मरा निकलता है मुंह से, और कभी कभी मरा भी बोलिएगा तो राम में परिवर्तित होता है। तो अभी उसका जीवन जो भी बात बोल रही है, तो अभी वो राम भी बोलती है तो लोग उसको मरा समझ रहा है, उस टाइम में मरा भी बोलती थी तो लोग राम समझता था। तो ये उसका साख का बात है। और रही बात यदि उसने शादी कर ली है तो अब जिस कारण से भी की हो, ये लोगों को हजम इसलिए नहीं हो रहा है कि इतने जल्दी जिसके नाम पर तुम उस घर को छोड़कर चिता को आग दी थी, तो अभी यदि छोटू का आत्मा यदि वहाँ से देखता होगा तो उसकी आत्मा और रो रही होगी, कुकहा रही होगी और कह रहा होगा कि हमने किससे मोहब्बत किया था और किसके लिए हमने जान गंवाया। और वो बहुत सारी बातें जो लोग अभी कर भी रहे हैं, खास करके युवा पीढ़ी जो बहुत उन्मादी हो गए थे, उनको एक मिसाल के तौर पर दे रहे थे कि मोहब्बत का एक मिसाल। उन लोगों का अब आंखें खुल चुकी है कि जिसके लिए तुम इतना वो जान तक गवा बैठते हो, उसको 4 दिन भी नहीं लगती और महबूबा बदलती है। वो महबूबा बेवफा निकली। और वो लोग नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं कि निराले मोहब्बत का दस्तूर देखा, वफा करने वाले को मजबूर देखा, कहे हाल किसको जो दिल पर है गुजरी, जब आरती को किसी और के साथ देखा। क्या बात है। तो सवाल ये है कि उसको जो युवा पीढ़ी है उसकी बात मैं कह रहा हूँ।
तो लेकिन सर अब एक चीज बताइए, अब तो शादी कर ली, अब किस जुबान से वो कहेगी कि मैं छोटू की प्रेमिका हूँ, या किस मतलब कि भावना से या किस लगाव से छोटू की चिता पे जाएगी? अब वो चिता पर तो छोटू उसको मना कर रहा है, कह रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर मत आना, और यदि मेरे कब्र पर आ भी जाना तो फूल मत लाना, और धोखे से यदि फूल ले भी आना तो मेरी कब्र पर मत चढ़ाना, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत दब गया हूँ, मुझे और मत दबाना। ये उसकी संवेदना है, वो बहुत दब चुका है, समाज का, माँ बाप का आंसू के तले इतना दब चुका है कि अब वो साहस नहीं करेगी कि ये करे। तो ये तमाम तरह की चीज़ों का पर्दाफाश होता जा रहा है। बहुत ही संवेदनशील मामला है और बहुत ही गंभीर मामला है। इस चीज़ पर ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, उन लोगों को सद्बुद्धि दे, और जो निर्दोष लोग हैं उन लोगों को इसमें जानते हैं, उमेश यादव है, वो भी जानते हैं कि निर्दोष लोगों को फंसाया गया, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। आरती भी जान रही है कि इसमें निर्दोष लोग गए हैं। तो उन लोगों की छरपटाहट है, किसी का परिवार बर्बाद हो रहा है, उसका एक नहीं आपका एक बच्चा गया, वो अपने गलती की वजह से गया है। इस चीज़ को स्वीकार कीजिए। आप एक सत्संग में रहने वाले व्यक्ति हैं, तो सत्संग वाले व्यक्ति को सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि रात में किसी के घर में जाना और अनैतिक कार्य करना, उसमें यदि वो मरा है तो उसका दुर्भाग्य था। अनैतिक काल में पकड़ा गया और घर के वाले लोग देख नहीं हाँ, अनैतिक मैंने कह दिया, अनैतिक कह दिया तो अनैतिक में बहुत सारा चीज़ इंक्लूड होता है। तो अनैतिक कार्य में यदि उनकी मृत्यु होती है तो उसमें कहता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा उसका भाग्य पर छोड़ दीजिए। लेकिन आप जो आदमी सुकून से अपने घर में सोया हुआ था, वो आदमी जब आंखें खुलती है तो नेक्स्ट जब वो अपने आप को जेल में पाता है, उस आदमी की बद्दुआ मत लीजिए। पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है, उसकी माँ मरते मरते उसका दुआ लीजिए, क्या पता आपका और जीवन अच्छा हो जाए। नहीं तो ईश्वर पर से डरना चाहिए कि सत्य बहुत बड़ा चीज़ है, सत्य का साथ दीजिए। चूँकि आप सत्संग में थे और आप आपस में जो है सो जैसे भी करके हो, सुलह हो या जो सुलह की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, निर्दोष लोगों को बचा दीजिए, यही चीज़ वहाँ है। सर आपके हिसाब से देखा जाए तो ये जो दाव पेच है वो कहाँ तक जा रहा है और कब तक जो इसका निष्कर्ष हो सकता है कि निकल जाए? देखिए, इस सब चीज़ पर कोर्ट की प्रक्रिया पर कोई ठोस जानकारी देना उचित नहीं। वो अपनी प्रोसेस से काम चल रहा है। इतना समझिए कि जो निर्दोष लोग होंगे बचेंगे और निकलेंगे। कुछ लोगों पर ज़्यादा चार्ज लगा दिया गया, सोच समझ के कॉन्कॉक्टेड केस है। क्योंकि उस टाइम में अराजकता की स्थिति आ गई थी, रिपोर्ट कुछ और, टेबल पर रिपोर्ट तैयार किया जाता है, बहुत सारी बातें होती है, तो उस पर अभी टीका टिप्पणी उचित नहीं है। उससे केस मेरा कमज़ोर होगा, इसलिए हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे चैनल पर पहली बार समय दिया और आरती छोटू के मैटर पे जो भी दाव पेच थे और जो कहानियाँ था, जो सच्चाई था, आपने खुल कर बोला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू सर।